नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रही बिकवाली, आईटी शेयर सबसे ज्यादा गिरे, रियलिटी मेटल शेयर भी रहे बेहाल। सेंसेक्स 389 तो निफ्टी 113 पॉइंट गिरकर बंद। गुजरात में 12 दिसंबर को नई सरकार लेगी शपथ, भूपेंद्र पटेल एक बार फिर संभालेंगे सीएम की गद्दी, पीएम और गृह मंत्री होंगे समारोह में शामिल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सीएम को लेकर खींचतान शुरू, वीरभद्र सिंह की पत्नी का दावा उनके परिवार से ही होगा मुख्यमंत्री। सुखविंदर सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के नामों की भी चल रही है चर्चा। हर गांव की गली गली तक होगी पक्की सड़क, अगले बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर हो सकता है खास फोकस। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। श्रद्धा की खौफनाक हत्या के आरोपी आफताब की फिर बढ़ी पुलिस रिमांड, 14 दिसंबर और 14 दिनों तक और रहेगा। श्रद्धा के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंबई पुलिस पर लगाया सहयोग न करने का आरोप। न्यू ईयर पर होटल और ट्रैवल बुकिंग ने पकड़ा जोर, लेकिन भीड़ भाड़ से दूर करना है नए साल का स्वागत। तो देखिए टॉप 5 लिस्ट एक्सप्लोर डेस्टिनेशन बुलेटिन में आगे। और खबरों की शुरुआत गुजरात से, जहां 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। इस जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। आज भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया। जाहिर सी बात है, भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके साथ ही गुजरात में 14वीं विधानसभा भंग हो गई है। जब तक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं होगा, तब तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री वहां बने रहेंगे और सोमवार यानी कि 12 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। कल गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके अलावा गुजरात में सोमवार को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। जहां शपथ ग्रहण होने वाला है, उस जगह का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। गुजरात विधानसभा में 156 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने नया कीर्तिमान बनाया है और अब सोमवार दोपहर 2 बजे नए मुख्यमंत्री का शपथ समारोह भी इसी जगह पर होगा। इस वक्त हम गांधीनगर के सचिवालय में मौजूद है और यहाँ पर हेलीपैड ग्राउंड है। इसी जगह पर शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। 3 स्टेज बनाए जाएंगे। मुख्य स्टेज के ऊपर पूरा शपथ समारोह होगा और अन्य एक स्टेज के ऊपर जो भाजपा शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री आएंगे, उनको बैठाया जाएगा और बाकी एक स्टेज रहेगा, वहां पर गुजरात के जाने माने संत और महंत को भी बुलाया जाएगा। करीब 1000 से 1500 लोग इस बनने वाले डोम में हाजिर रहेंगे और जो नई सरकार बनने वाली है उनको आशीर्वाद भी देंगे। तो जो 15वीं सरकार बनी है गुजरात में, वो भूपेंद्र पटेल के अगुवाई में बनने जा रही है और शपथ समारोह भी भव्य होगा। गुजरात की जनता को बस यही उम्मीद है कि जिस तरह से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, तो जो वादे किए हैं उनको भी वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। केतन जोशी, गांधीनगर। ये तो रही गुजरात की बात। अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर पेच यहां फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक वीरभद्र सिंह के परिवार का मुख्यमंत्री पद पहला दावा यहां पर बनता है और अगर पार्टी में इसकी अनदेखी हुई तो टूट का खतरा हो सकता है। प्रतिभा सिंह गुट के दावे के मुताबिक उनके पास 25 विधायकों का समर्थन है और किसी और को सीएम बनाकर हिमाचल पंजाब बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव वीरभद्र के नाम पर लड़ा गया है तो सीएम की कुर्सी पर हक भी वीरभद्र परिवार का बनता है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनकी सोनिया गांधी से बात हुई थी और राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस को जिताकर दिखाया भी है। They cannot neglect his family. They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। और हिमाचल की हालचाल पर अपडेट लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज।
अमन, हिमाचल में सीएम पद को लेकर कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है? कौन बनेगा सीएम? किसका दावा सबसे मजबूत दिख रहा है आपको वहां? देखिए, तीन चेहरे हैं जो रेस में, जिसमें सबसे पहला नंबर अगर कहें तो प्रतिभा सिंह का है, और दूसरे नंबर पर सुखविंदर सुक्खू हैं, और तीसरे पर मुकेश अग्निहोत्री। और इन तीनों के द्वारा अपने अपने तरीके से पार्टी हाईकमान को भी, और जो लीडरशिप यहाँ पर आई है जिन्होंने निर्णय लेना है, और साथ ही विधायक, तीनों जगह अप्रोच डिफरेंट तरीके से की जा रही है। और यहाँ पर जहाँ लीडर्स मौजूद थे, भूपेश बघेल, उसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा और राजीव शुक्ला, तो होटल सिसल में जब वो पहुंचे, लंच किया, उसके बाद बाहर समर्थक थे, समर्थकों द्वारा वीरभद्र सिंह के, प्रतिभा सिंह परिवार के नारेबाजी की गई। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इस तरीके का दबाव है जो हर लीडर अपनी इच्छा अनुसार सीएम बनने के लिए वो कर रहा है। और इसके अलावा पार्टी दफ्तर यहाँ मैं मौजूद हूँ, राजीव भवन इसका नाम है, और कांग्रेस दफ्तर यहाँ 6 बजे CLP की बैठक है, जिसमें 40 के 40 विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे। और अलग अलग मीटिंग्स भी की गई हैं, सुक्खू द्वारा अलग से मीटिंग की गई है। और अब एक तस्वीर भी दिखाऊंगा कि इससे पहले 6 बजे क्योंकि CLP की बैठक है, उससे पहले गवर्नर से मुलाकात कर तीनों लीडर्स आए, और आप ये तस्वीर देखिए फोन पर कि ये भूपेंद्र हुड्डा, राजीव शुक्ला, ये राज्यपाल हैं, और ये बघेल हैं। तो ये लिखती सौंप कर आए हैं, और कटसी मीट हालांकि कांग्रेस द्वारा इसको बताया गया था, लेकिन मुलाकात कर कुछ लिखित में सौंप कर आए हैं। तो जाहिर है कि इंतजार जरूर करना होगा कि CLP निर्णय क्या लेती है, और CLP में किसके बारे में मैसेज दिया जाता है कि किसके हाथ कमान है, क्योंकि तीनों की अप्रोच डिफरेंट है, तीनों का कैडर डिफरेंट है, और तीनों का एक्सपीरियंस पॉलिटिकल अपने हिसाब से है। और पार्टी भी ये सोच रही है कि किस तरीके का सीएम चुने ताकि कांग्रेस को इंटरनल एक्सटर्नल उसका फायदा मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और डिटेल्स के लिए अमन आपका। और चुनाव की खबरों के बाद अब बात करेंगे मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली का दौर रहा। सेंसेक्स 289 पॉइंट गिरकर 62,182 पर, और निफ्टी 113 पॉइंट गिरकर 18,497 पर बंद हुआ। तो वहीं बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद फिसल गया। आज FMCG फार्मा शेयरों में हल्की तेजी रही। वहीं सबसे ज्यादा गिरावट IT शेयरों में देखी गई। रियलिटी मेटल शेयरों में दबाव रहा। इस हफ्ते निफ्टी IT इंडेक्स में 6% की गिरावट देखी गई। आज CNBC आवाज से खास बातचीत में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा ने कहा कि पिछले 6 महीने में सरकारी बैंकों में शानदार तेजी रही है, और ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। PSU बैंक्स का जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो काफी बढ़ गया था, और एक कैचअप ट्रेड तो होना ही था बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि जब एक सेक्टर इंडेक्स न्यू हाई पे पहुंचता है तो उसके सारे कंपोनेंट्स हैं वो भी मूव करते हैं, तो ये लीड लैग इफेक्ट तो होता ही है उसमें। PSU बैंक्स में लास्ट 3 से 6 महीने में एक और एडिशनल बेनिफिट जो फंडामेंटली मिला है वो है कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, उस तरह से बैंक्स हो या NBFC हो, उनको डिपॉजिट्स की जो गैदरिंग कैपेसिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट हो रही है। क्योंकि जब लिक्विडिटी टाइट होती है तो आपकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज, आप किस तरह से सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट गैदर कर पाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब लिक्विडिटी इजी होती है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन टाइट लिक्विडिटी, हायर इंटरेस्ट रेट्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और हम तो जानते ही कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनकी जो पुरानी लीगेसी ब्रांचेस हैं वो काफी वाइड स्प्रेड है, तो उसकी वजह से उनको जो डिपॉजिट गैदरिंग कैपेसिटी है वो ये सिचुएशन में बड़ी काम आती है। और अब बात पेटीएम की, क्योंकि बायबैक की खबरों से पेटीएम के शेयर में 7% का उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी 13 दिसंबर को बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार कर सकती है। क्या होगा बायबैक का ये गणित, बताएंगे यातिन मोहता। पेटीएम के शेयर्स आज फोकस में है, क्योंकि अगले हफ्ते यानी 13 दिसंबर को मंगलवार को एक बोर्ड बैठक होनी है जिसका एजेंडा है बायबैक ऑफ शेयर्स। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि IPO का दाम पेटीएम का लगभग 2150 रुपए था, और आज का अगर आप करंट मार्केट प्राइस ले लें
तो लगभग 75% का नुकसान आपको पेटीएम के शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया था, उसको होता हुआ दिखाई देगा। और शायद इसीलिए कंपनी अपने शेयर प्राइस को सपोर्ट करने के लिए बायबैक पे विचार कर रही है। 3 सिनेरियोज हमने निकाले हैं जहां बायबैक हो सकता है। ऑब्वियसली स्क्रीन के आपके ऊपर जो कैश पोजीशन है कंपनी काफी अच्छी है, 9,000 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन अगर हम सिनेरियो देखें तो जो पहला सिनेरियो है जहां कंपनी 25% नेटवर्थ का बाय कर सकती है टेंडर रूट के जरिए, उसका कुल मूल्य मैक्सिमम साइड पे हो सकता है 3,400 करोड़ रुपए। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलेटरी अप्रूवल्स और शेयर होल्डर्स की अप्रूवल जरूरी है। दूसरा रूट है, क्योंकि शेयर प्राइस को सपोर्ट करने का इंटेंशन है, सबसे वायबल ऑप्शन होता है ओपन मार्केट बायबैक, जहां कंपनी अपने शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदती है करंट मार्केट प्राइस पे। वहां अगर आप देखें तो 15% ऑफ नेटवर्थ बायबैक हो सकता है, लेकिन वो अमाउंट होगा लगभग 2,000 करोड़ रुपए के आसपास। यहां भी आपको अप्रूवल लगेगा। लेकिन सबसे सिंपल रूट जो कंपनी के लिए वायबल है और एक्सपर्ट्स का मानना है कंपनी शायद यही रूट चुने, वो है रूट नंबर 3, ओपन मार्केट का बायबैक, लेकिन नेटवर्थ का 10%। यहां मैक्सिमम लगभग 1,350 करोड़ रुपए के वर्थ के शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती है और यहां कोई प्रकार के अप्रूवल्स नेसेसरी नहीं है। तो शायद आपको दिखेगा कि जो मैक्सिमम बायबैक है जो पेटीएम वायबली कर सकता है वो लगभग 1,350 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। और बाजार की क्यों रुक रही है रफ्तार? बाजार में फिर तेजी आएगी या है मंदी की आहट? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और हर बार की तरह इस बार भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हर मंत्रालय के लिए बजट में कुछ ना कुछ खास रहने वाला है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये जानने के लिए चलते हमारी सहयोगी दीपाली नंदा के पास। दीपाली, क्या होगा स्वास्थ्य बजट में इस बार खास? देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो सरकार का काफी फोकस देखने को मिल रहा है। और अगर पिछले यूनियन बजट की बात की जाए तो रिकॉर्ड एलोकेशन भी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किया गया था और इस बार भी ये बड़ी उम्मीद की जा रही है कि एलोकेशन तो बढ़ाया ही जाएगा। साथ ही साथ ये भी जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि कई बड़ी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, उनका विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि आयुष्मान भारत के तहत आने वाली स्कीमों का विस्तार किया जाएगा। खास तौर पर अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात की जाए, जिसके तहत अभी गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा दिया जाता है, इसे आगे एक्सपैंड किया जा सकता है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको ये सुविधा दी जा सकती है। हालांकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगर मिडिल क्लास फैमिली तक इस सुविधा को ले जाया गया तो हो सकता है कि कुछ मामूली रकम मिडिल क्लास को चुकानी पड़े और उसके बाद वो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस सरकार की तरफ से ले सकती है। तो ये बड़ी योजना है, ये बड़ी घोषणा है जो हमें सूत्रों से मिल रही है, आने वाले बजट में होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। खासतौर पर कोविड महामारी से सबक लेते हुए सरकार ने काफी तेजी से हेल्थ इंफ्रा को बढ़ावा दिया है और एम्स खास तौर पर बहुत जरूरी बन चुका है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सरकारी ये, और अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस बार के बजट में भी कई राज्यों में नए एम्स खोलने की घोषणा की जा सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हर गांव की गली गली तक सड़क पक्की होगी। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर खास फोकस रह सकता है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, गांवों की सड़क को लेकर बजट में क्या कुछ ऐलान हो सकता है? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है और उसके बजट में करीब 25% की बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी ये 19,000 करोड़ रुपए के आसपास है। जब हम दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ है कि गांव के वो इलाके, गांव की वो गलियां, वो कस्बा जहां पे अब तक पक्की सड़क नहीं है, वहां भी पक्की सड़क बिछाई जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। दरअसल अब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2011 की जनगणना के आधार पर
पर 500 की आबादी वाले इलाकों में ही पक्की सड़क की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन अब सरकार का मानना है कि 2011 के बाद आबादी बढ़ी है, तो जाहिर तौर पर जिन इलाकों को छोड़ दिया गया था, चूंकि वो 500 से नीचे थे, अब वो उन इलाकों में भी 500 से ज्यादा आबादी हो गई होगी, तो जाहिर तौर पर उन इलाकों में भी पक्की सड़क की व्यवस्था की जाए। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि ग्रामीण सड़क या फिर सड़क जो होता है उसका एक काफी ज्यादा असर पड़ता है आम लोगों पर, उनके सकारात्मक सेंटीमेंट पर, उनके वोट पर। 2024 में सरकार चुनाव में उतरने वाली है, तो जाहिर तौर पर इस तरह के कदम उठाना चाहती है जो लोगों को उसका एहसास हो कि सरकार ने जो काम किया है वो सामने दिख रहा है। तो वो भी एक वजह है कि सरकार ग्रामीण सड़क पर खास फोकस करना चाहती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात छुट्टियों की, वो इसलिए क्योंकि नई साल की छुट्टियों के लिए अगर आप भीड़ भाड़ से दूर किसी अच्छे डेस्टिनेशन की खोज कर रहे हैं तो चलिए हम आपकी मदद करते हैं। आपको बताते हैं 5 टॉप लेस एक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में, जहां आपने अपने परिवार के साथ एक साथ नए साल का जश्न मना सकते हैं। नए साल के स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी है। कसौली, गोवा, शिमला, नैनीताल जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन टॉप लिस्ट पर हमेशा से रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जबरदस्त भीड़ जुटेगी। ऐसे में क्यों ना आप किसी नई जगह को ट्राई करें, जैसे कि इनमें असम का माजुली आइलैंड, जो नेचर और कल्चर दोनों में रिच है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ये। आप महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोनार क्रेटर भी जा सकते हैं, जो मेटियोर के इम्पैक्ट से बनी एक झील है। आप हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में खज्जियार जा सकते हैं। ये वर्ल्ड लाइफ और प्रकृति प्रेमी टूरिस्ट के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इसके अलावा 2 और खास जगह है। मेघालय के खासी जिले का गांव माओ लिंगयांग, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है, और दूसरा है अरुणाचल जीरो वैली, वाइल्ड लाइफ और प्रकृति से भरपूर अनूठा इलाका। खास बात यह है कि ये सभी जगह बेहद खूबसूरत है, लेकिन अभी तक ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स की लिस्ट में नहीं है। हमारे यहाँ पे जो हॉलिडेज के लिए कॉल आते हैं, वहां पे लोगों ने अपने आप ये सवाल किए हैं कि हमें जो नॉर्मल लोकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग पहले जाते रहते हैं या हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जा चुके हैं, हमें वहां ना जाके कहीं और जाना है। तो ऐसे लोगों ने ही हमें कई ऐसी डेस्टिनेशंस के बारे में भी बताया है जहाँ पे वो लोग जाने में इंटरेस्टेड हैं। और हमने जो एक नई अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस का भी जो स्टडी किया था, उसमें से कुछ डेस्टिनेशन निकल के आ रही है, जैसे मजौली आइलैंड है असम में, उसके लिए लोगों ने बड़ा इस बार इंटरेस्ट दिखाया है। सिमिलरली लोनार क्रेटर है एक महाराष्ट्र में। टूरिज्म सेक्टर के लिए कोरोना की वजह से पिछले 2 साल फीके रहे, लेकिन इस बार ये कसर पूरी होने की उम्मीद है। बढ़ती मांग की वजह से फ्लाइट्स, होटल्स, टूर पैकेजेस के दाम 20% तक बढ़ चुके हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स, मैरिजेस, सब कुछ इस टाइम पे डिफरेंट प्लेसेस में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो उस वजह से काफी अच्छी डिमांड है और उस हिसाब से उतनी सप्लाई नहीं है सीएच की, इसी वजह से सब फेयर्स वगैरह और होटल्स में भी आप देखेंगे तो टैरिफ काफी हाई है। जानकारों के मुताबिक नए साल की बुकिंग प्री कोविड लेवल तक पहुंच गई है और इस बार ये मौका टूरिज्म सेक्टर के लिए एक बार फिर से बिजनेस बढ़ाने के नए मौके लेकर आएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। नए साल पर बनाना है घूमने का प्लान या फिर फ्लाइट होटल बुकिंग के लिए चाहिए एक्सपर्ट टिप, तो देखना मत भूलिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।